अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। आज मैं एक इंतहाई इम्पोर्टेंट जो है नोटिफिकेशन आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, और वो नोटिफिकेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से है। और स्कूल एजुकेशन में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो टीचर इंटर्नीज़ को रिक्रूट करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि कॉलेजेस में सीटीआईज़ को रखा जाता है, इसी तरह स्कूल्स में अब एसटीआईज़ को रखा जाएगा, जिनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफ़िकेशन, मेथड ऑफ़ रिक्रूटमेंट, तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल आपसे शेयर करूँगा, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहली बात ये कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो एसटीआईज़ यानी कि स्कूल टीचर इंटर्नशिप पे जो इंटर्नशिप प्रोग्राम जो 2024 है, इसके अकॉर्डिंग जो टीचर्स जो है रिक्रूट किए जाएँगे, वो प्राइमरी स्कूल में, एलिमेंट्री स्कूल में, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल, इन सभी जो है स्कूल्स के लिए रिक्रूट होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पिछले कोई 6 साल से स्कूल्स में भर्तियाँ नहीं हुई, टीचर्स को नहीं रखा गया, तो इसलिए बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे टीचर जो है वो लैग कर रहे हैं। ठीक है, टीचर स्टूडेंट रेशियो जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये स्टेप लिया है कि जिन-जिन स्कूल्स में टीचर की कमी है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए एसटीआईज़ यानी कि स्कूल टीचर इंटर्नीज़ को रखा जाएगा। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब इसमें जो है मेल, फीमेल्स और ट्रांसजेंडर्स तीनों जो हैं वो अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है, स्कूल टीचर इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले देखिएगा कि अगर हाई हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल में अप्लाई करना है, यानी जैसे 16 स्केल पे टीचर आते हैं, तो उनकी जगह पे अगर आपने अप्लाई करना है हाई स्कूल के लिए, जैसे यानी कि मैट्रिक क्लासेस को पढ़ाने के लिए जो टीचर्स हैं, उनके लिए जो क्राइटेरिया है, उनके एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होगी? मास्टर्स होगा, एमए हो सकता है, एमएससी हो सकती है, बीएस ऑनर्स हो सकता है रेलेवेंट सब्जेक्ट में। ठीक है, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री की सीट कहीं पे है तो क्या होगा? अगर एमएससी केमिस्ट्री है या बीएस ऑनर्स किया हुआ है उसने, तो वो एलिजिबल है। इसके साथ साथ प्रेफरेंस उसको दी जाएगी जिसने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की होगी, यानी कि बीएड या एमएड किया होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर दो एप्लीकेंट हैं और दोनों में से क्वालिफिकेशन दोनों की सेम है, बेसिक क्वालिफिकेशन यानी दोनों ने बीएस ऑनर्स किया हुआ है, लेकिन प्रेफरेंस उसको दी जाएगी जिसका बीएड हो या फिर एमएड होगा। इसी तरह एज लिमिट जो है वो है 21 से 45 ईयर्स तक, यानी 21 साल से 45 साल तक के जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए एक्सपीरियंस जो है, तो इसमें कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। फ्रेश एस्पायरेंट कैंडिडेट्स जो हैं वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं जिसके पास जो है रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन मौजूद है, यानी कि इसके लिए किसी किस्म का टीचिंग एक्सपीरियंस होना ज़रूरी नहीं है। इसी तरह हम बात करते हैं अगर एलिमेंट्री लेवल पे कोई अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? ठीक है, उसके लिए एमए, एमएससी, बीएस ऑनर्स, बीए, बीएससी। ठीक है, यानी एमए हो सब्जेक्ट में या एमएससी हो या बीएस ऑनर्स हो, या इवन के बीए और बीएससी वाले भी एलिमेंट्री लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगेन जो है प्रेफरेंस उसको दी जाएगी जिसने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की होगी, ठीक है, यानी कि बीएड किया होगा। ठीक है, अगर जो है हाई या हायर सेकेंडरी स्कूल है, तो वहाँ पे एमएड वाले को प्रेफरेंस दी जाएगी, फिर बीएड वाले को, और उसके बाद फिर अगर एमएड और बीएड वाले एप्लीकेंट नहीं हैं तो फिर उनको प्रेफरेंस दी जाएगी जिनका मेरिट जो है हाई होगा। ठीक है, लेकिन एलिमेंट्री लेवल पे जो है प्रेफरेंस जस्ट दी जाएगी बीएड वालों को, और अगर किसी की बीए या बीएससी है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ भी जो है कोई भी किसी किस्म का टीचिंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। फ्रेश एस्पायरेंट के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा अगर किसी का टीचिंग एक्सपीरियंस है तो फिर उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, सब केसेस में यही है कि टीचिंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसके पास अच्छा टीचिंग एक्सपीरियंस है तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट देखें कि अगर प्राइमरी स्कूल में अप्लाई करना है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? अगर आपका बीए या बीएससी है सिंपल, तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगेन जो मेरिट बनेगा वो क्वालिफिकेशन की बेस पे बनेगा, और साथ ही साथ जिसका बीएड है और एमएड है तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। ऑटोमेटिकली बीएड और एमएड के नंबर रखेंगे, तो जिसका बीएड होगा या एमएड होगा, ज़ाहिर बात उसका मेरिट ज़्यादा होगा, तो फिर जो है ऑटोमेटिकली उसी की सिलेक्शन होगी। और यहाँ भी जो है तमाम फ्रेश एस्पायरेंट्स अप्लाई कर सकते हैं,
और एक्सपीरियंस है तो फिर आपको टीचिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो साथ सबमिट करवाना होगा, और उस बेस पे फिर आपको जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ, और वो है टेम्परेरी लोकल हायरिंग। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि जो स्कूल्स हैं, ठीक है, स्कूल्स उनमें वो वाले इंटर्नीज उनको प्रेफर किया जाएगा जो कि उस एरिया के लोकल होंगे। ठीक है, तो इस बेस पे क्या किया जाएगा, वहाँ की यूनियन काउंसिल के नंबर जो हैं या यूनियन काउंसिल वालों को प्रेफर किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जरा देखें कि एस्पायरेंट जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तहसील वाइज जो है पूल बनेगा, यानी तहसील वाइज मेरिट बनेगा, और उसमें जो है अगर कोई बंदा जो है वो किसी स्पेसिफिक यूनियन काउंसिल का है और वहाँ पे स्कूल मौजूद है तो उसको एडिशनल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि यूनियन काउंसिल के से कोई भी एप्लीकेंट नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर आउट ऑफ द पूल कैंडिडेट्स को लिया जा सकेगा, उन्हें टेम्परेरी रिक्रूट किया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है कि ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और पूल जो है वो तहसील वाइज बनेगा। ठीक है, तो एस्पायरेंट अगर जो है किसी पोल स्पेसिफिक पोल से नहीं है तो फिर उनको टेम्परेरी तौर पे किसी और जगह से हायर किया जा सकता है। और ये पॉइंट आप नोट कर लें, इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल कैंडिडेट फ्रॉम द सेम विलेज मौजा वार्ड द कैंडिडेट फ्रॉम द नेबरिंग यूनियन काउंसिल, तो फिर क्या होगा, साथ वाली यूनियन काउंसिल वाले कैंडिडेट को प्रेफर किया जाएगा कि वो उस यूनियन काउंसिल के स्कूल में जाके सिलेक्ट हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, सबसे पहले है नीड असेसमेंट। और नीड असेसमेंट के लिए क्या है कि स्कूल के प्रिंसिपल और हेड ऑफ स्कूल, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो स्कूल टीचर इंटर्नीज को हायर करेंगे, और प्रिंसिपल ऑफ स्कूल या हेड ऑफ स्कूल जो होगा, ठीक है, तो उसके साथ क्या होगा, उसके साथ दो मेंबर जो हैं जो कि डीडीईओ की तरफ से नॉमिनेट होंगे, यानी स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल के दो मेंबर, वो क्या करेंगे, वो रिक्रूट करेंगे, हायर करेंगे स्कूल टीचर इंटर्नीज को। ठीक है, तो इसका मतलब है सिलेक्शन जो है वो कौन करेगा, वो हेड ऑफ द स्कूल, और उसके साथ दो मेंबर होंगे जो कि नॉमिनेटेड होंगे बाय डीडीओज, और वो दो मेंबर जो हैं वो स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल से होंगे। उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट बाय द स्कूल। तो ये जो स्कूल किस स्कूल में वैकेंसी है या टीचर की ज़रूरत है, तो वो पर्टिकुलर स्कूल क्या करेगा, प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल है कि वो एडवर्टाइज करे वहाँ पे वैकेंसी जो मौजूद है उसको। उसके लिए वो क्या करेंगे, लोकल न्यूज़पेपर या ऑफिशियल वेबसाइट या उनके जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं, ठीक है, उसके थ्रू वो क्या करेंगे, रिक्रूट करेंगे। और इसके साथ साथ क्या है कि किस स्कूल में वैकेंसी मौजूद है, ठीक है, उसकी डिटेल्स डीडीईओज और डीईओज और सीईओज के ऑफिस में भी मौजूद होगी। इसके अलावा एप्लीकेशन सबमिशन जो है, ठीक है, तमाम एस्पायरेंट्स जो है वो ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, पोर्टल पे क्या होगा, हर स्कूल में जहाँ जहाँ वैकेंसी अवेलेबल है वो शो होगी, तो एप्लीकेंट जो है आसानी से ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। और अप्लाई लिंक जो है वो जल्द ही क्या होगा, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक पोर्टल बनाया जाएगा जिसमें कैंडिडेट्स जो हैं वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। तो जैसे ही स्कूल्स में जो वैकेंसीज हैं उनको पब्लिक किया जाएगा तो उसके साथ ही जो एप्लीकेशन लिंक है वो भी जल्द शेयर किया जाएगा। उसके बाद है जी स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स, रैंकिंग एंड डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ठीक है, वन बाय वन जो हैं इसको हम देखते हैं। सबसे पहले जी जो प्रिंसिपल है यानी हेड ऑफ द रेलिवेंट स्कूल, वो क्या करेगा, वो एप्लीकेशंस को जो कि ऑनलाइन सबमिट करेंगे और आपके डॉक्यूमेंट्स को जो कि आप ऑनलाइन अपलोड करेंगे, इन तमाम एप्लीकेशंस और डॉक्यूमेंट्स को वो वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन के बाद क्या होगा, एक रैंकिंग क्राइटेरिया होगा, यानी आपके मार्क्स की बेस पे आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, उसके बाद मेरिट लिस्ट जो है वो पोर्टल पे ही अप्लाई जो है अपलोड की जाएगी, और उसके बाद जो है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जो है उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। उसके बाद ज़रा देखें कि डेट ऑफ इंटरव्यू जो है, ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जो हैं, ठीक है, उनका एक फिक्स डेट पे इंटरव्यू लिया जाएगा आफ्टर जो है आफ्टर चेकिंग द डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन, यानी कि शॉर्ट लिस्टिंग के बाद कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू डेट से पहले 3 दिन पहले कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि किस दिन आपका इंटरव्यू होगा। और इसी तरह जो इंटरव्यू स्केड्यूल है वो डीडीईओज, डीईओज और सीईओज के ऑफिसेज में और रेलेवेंट स्कूल में वो डिस्प्ले किए जाएंगे। यानी हर स्कूल, वहाँ के जो प्रिंसिपल और हेड हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे
कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म करने में 3 दिन पहले इन्फॉर्म किया जाएगा हर कैंडिडेट को। उसके बाद जो है लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, यानी जो कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट हुआ है विद मार्क्स, यानी पूरी लिस्ट जो है वो भी पोर्टल पे अपलोड की जाएगी। साथ ही साथ नोटिस बोर्ड पे भी वो लगाई जाएगी, स्कूल में भी। इसी के अलावा जो है डिप्टी डीओज जो है उनके ऑफिस में, डीईओज के ऑफिस में और सीईओज के ऑफिस में वो फाइनल लिस्ट जो है, लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, उसको अपलोड किया जाएगा पोर्टल पे और नोटिस बोर्ड पे आवेदन किया जाएगा। उसके बाद सिलेक्शन के बाद क्या होगा, आपको हायरिंग लेटर दिया जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल या हेड ऑफ द रेलेवेंट स्कूल वो आपको हायर करेगा। आपको पहले हायरिंग लेटर मिलेगा विद इन 3 डेज, यानी जिस दिन जो है कैंडिडेट सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की लिस्टें लगेंगी उसके 3 दिन के अंदर अंदर आपने ज्वाइनिंग देना होगी। आपको हायरिंग लेटर दिया जाएगा थ्रू प्रिंसिपल्स। और उसके बाद है नेक्स्ट इन मेरिट। अगर कोई पर्सन जो है वो ज्वाइन नहीं करता तो फिर क्या होगा, फिर उसकी जगह नेक्स्ट मेरिट वाले को कॉल किया जाएगा। और अगर किसी कैंडिडेट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बोगस निकलते हैं या उसने फ्रॉड किया होगा तो उसके खिलाफ एक्शन भी होगा और फिर नेक्स्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं हायरिंग कमेटी की। ठीक है, हायरिंग कमेटी में कितने मेंबर्स होंगे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले जो है वो प्रिंसिपल हैं या हेड ऑफ द स्कूल, ठीक है, वो चेयर करेंगे। इसके अलावा क्या होगा, एईओ कंसर्न प्राइमरी और एलिमेंट्री लेवल के लिए क्या होगा, एईओस को सिलेक्ट किया जाएगा। और हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल के लिए डिप्टी डीओस को सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, यानी ये जो है सिलेक्शन कमेटी में शामिल होंगे। और इसके अलावा क्या है, स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल से एक पेरेंट मेंबर को भी सिलेक्ट किया जाएगा जो कि डीडीईओस करेंगे, उन्हें नॉमिनेट करेंगे। ठीक है, प्राइमरी और एलिमेंट्री लेवल के लिए जो है वो डीडीईओस नॉमिनेट करेंगे और हायर सेकेंडरी लेवल के लिए क्या होगा, डीईओस नॉमिनेट करेंगे 1 मेंबर फ्रॉम पेरेंट जो कि स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल का हिस्सा होते हैं। तो यहाँ ज़रा देखें कि ओवरऑल कमेटी में 3 मेंबर हैं और तीनों मेंबर्स जो हैं इस कंप्लीट जो है सिलेक्शन प्रोसीजर में या रिक्रूटमेंट प्रोसीजर में थ्रू आउट इन्वॉल्व रहेंगे। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि बार बार पूछी जा रही है कि क्वालिफिकेशन मेरिट क्राइटेरिया क्या होगा, ठीक है, किस तरह हमें मार्क्स मिलेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट में डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्वालिफिकेशन मार्क्स क्राइटेरिया। तो यहाँ ज़रा देखिएगा, यहाँ पे अगर आप प्राइमरी स्कूल में या एलिमेंट्री स्कूल में या हाई स्कूल में या हायर सेकेंडरी स्कूल में अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपके लिए जो क्वालिफिकेशन मार्क्स क्राइटेरिया है, ठीक है, वो मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। मास्टर्स जो है, मास्टर उसके 40 नंबर्स हैं, 40 नंबर। अगर किसी ने एमए या एमएससी की हुई है तो उसके 40 नंबर हैं। ठीक है, अगर सेमेस्टर सिस्टम से वो पढ़ के आया है और उसके 90% या अबव मार्क्स हैं, ठीक है, तो उसके 40/40 यानी पूरे नंबर मिलेंगे। मैं ये बात कर रहा हूँ सेमेस्टर सिस्टम की। अगर जो है 80% जो है या इससे अबव मार्क्स हैं तो फिर उसे 36 नंबर मिलेंगे। और इसी तरह 70% या इससे ज़्यादा हैं तो 32 मार्क्स, 60% या इससे ज़्यादा हैं तो 28 मार्क्स, और 50% से 60% तक मार्क्स हैं तो फिर 24 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और इसी तरह हम बात कर लेते हैं कि अगर एनुअल सिस्टम से कोई मास्टर्स करके आया है तो फिर जो है उसको कितने मार्क्स मिलेंगे। एनुअल जो है उसमें अगर 80% या इससे अबव हैं तो 40 मिलेंगे, 70% या इससे अबव हैं तो 36, 60% या इससे अबव हैं तो 32, इसी तरह 50% या इससे अबव हैं तो 28 और 40% या इससे अबव मार्क्स होंगे तो 24 मार्क्स मिलेंगे अगर आपकी जो मास्टर्स है वो एनुअल सिस्टम से है। ठीक है, अब यहाँ ज़रा देखिएगा कि एनुअल सिस्टम में क्योंकि ऑलरेडी जो है यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपने एनुअल सिस्टम में पढ़ा हुआ है तो आपके परसेंटेज कम ही होती है। तो उस परसेंटेज को मैं कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम और एनुअल सिस्टम में डिफरेंट क्राइटेरिया बनाया गया। उसके बाद हम बात करते हैं बैचलर लेवल की। ठीक है, बैचलर लेवल के यानी कि आपने अगर बीए किया हुआ है या बीएससी की हुई है तो उसके 15 मार्क्स होंगे। ठीक है, 15 मार्क्स उसके होंगे अगर आपके 90% या इससे अबव सेमेस्टर सिस्टम में है या 80% या इससे अबव एनुअल सिस्टम में तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसी तरह 80% इन सेमेस्टर सिस्टम और 70% इन एनुअल सिस्टम या इनसे अबव मार्क्स तो आपको 13.5 नंबर मिलेंगे। इसी तरह 17% सेमेस्टर सिस्टम वाले और 60% जो है वो एनुअल सिस्टम वाले तो उन्हें 12 नंबर मिलेंगे। इसी तरह उससे नेक्स्ट है तो 10.5 और उससे भी कम है तो 9 नंबर।
तो यानी कि उन्होंने बाकायदा जो है परसेंटेज वाइज मेंशन कर दिया है कि जितनी परसेंटेज है उस हिसाब से ये टेबल बनाया गया है। इसी तरह अगर किसी ने ऑनर्स किया हुआ है, बीएस ऑनर्स, तो टोटल मार्क्स जो है वो 55 हैं। ठीक है। अगर एनुअल सिस्टम में किसी के 80% या सेमेस्टर सिस्टम में किसी के 90% है तो उसको पूरे मिल जाएंगे। ठीक है। इसी तरह बात करें कि अगर जो है सेमेस्टर सिस्टम में 80% है और एनुअल सिस्टम में 70% या इससे अबव मार्क्स हैं, ठीक है, तो फिर उसे 49.5, और उसके बाद नए तो 44 होंगे, उससे कम होंगे 38.5, उससे कम तो 33। तो ये आपने टेबल को गौर से देख लेना है कि आपके मार्क्स जो हैं वो किस क्राइटेरिया में लाइक करते हैं। इसके बाद इंटरमीडिएट के भी 15 मार्क्स हैं और मैट्रिक के भी 15 मार्क्स हैं। ठीक है। अगर किसी के 90% या इससे अबव सेमेस्टर सिस्टम के थ्रू है तो उसको पूरे मिलेंगे, और अगर 80% या इससे अबव जो है एनुअल सिस्टम है तो उसके पूरे मिलेंगे। उसी तरह जैसे जैसे आपकी परसेंटेज कम होती जाएगी उसी तरह मार्क्स, मेरिट नंबर भी आपके कम होते जाएंगे। ठीक है। तो ये जो है ये सारा क्राइटेरिया है क्वालिफिकेशन मार्क्स के हवाले से, इस बेस पे आपका मेरिट बनेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट जरा देखिएगा, जो मैं पहले आपको बता रहा था कि अगर किसी का बी एड या एम एड है तो उसको एडिशनल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के मार्क्स जो हैं वो 10 मार्क्स हैं। कितने मार्क्स हैं? 10 नंबर हैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के। अगर किसी का बी एड है या एम एड है तो उसको 10 मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ पे आप लोग पूछेंगे कि बी एड भी है और एम एड भी है तो फिर उसे क्या 20 मिलेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर किसी का बी एड है और एम एड भी है तब भी उसे 10 मार्क्स ही मिलेंगे। इसके अलावा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो फ्रेश कैंडिडेट्स जो हैं, ठीक है, आर इनकरेज टू अप्लाई। फ्रेश कैंडिडेट, फ्रेश एस्पायरेंट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो है प्रेफरेंस उन्हें दी जाएगी जो कि टीचिंग एक्सपीरियंस रखते होंगे। लेकिन मेरे ख्याल में जब ये ओवरऑल मेरिट बनेगा, ठीक है, मेरिट जो है वो मार्क्स की बेस पे बनेगा और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की बेस पे बनेगा। तो जो मेरिट में ऊपर आएगा तो उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू मार्क्स हैं 5 नंबर। अब ये जो 5 नंबर हैं, एक्चुअली यही नंबर हैं जो कि सिलेक्शन कमेटी मेंबर्स के पास हैं, 5 नंबर। अब इसमें जो है 1 नंबर तो होता है अटेंडेंस का, अगर आप इंटरव्यू में अपेयर होते हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है। इसका मतलब है बाकी 4 नंबर हैं, उस बेस पे जो है वो जो सिलेक्शन कमेटी मेंबर्स हैं, ठीक है, चाहे तो आपको पूरे दे दें, चाहे तो आपको जस्ट 1 नंबर दे दें। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है सिलेक्शन कमेटी मेंबर्स पे। ठीक है। अब क्योंकि आपके पास अगर टीचिंग एक्सपीरियंस होगा तो आपको पूरे नंबर भी मिल सकते हैं। ठीक है। तो अगर जो है वो आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है और साथ ही साथ आपने इंटरव्यू अच्छा प्रेजेंट किया है खुद को, तो आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट की। ठीक है। जो स्कूल टीचर इंटर्नीज हैं वो एक लेटर ऑफ एग्रीमेंट जो है साइन करेंगे। ठीक है। ताकि वो रूल्स को फॉलो करें, रेगुलेशंस को, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को फॉलो करें और डिपार्टमेंट जो है उसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करें। ठीक है। टाइम टू टाइम और स्कूल के डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे। तो एक लेटर ऑफ एग्रीमेंट जो है उनसे साइन करवाया जाएगा। इसके अलावा दे शैल बी रिक्वायर्ड टू बी प्रोफेशनल, रेगुलर एंड पंक्चुअल एंड डिस्प्ले गुड कैरेक्टर। ठीक है। अब ये जो आपका एक्सपीरियंस होगा, ये नेक्स्ट टाइम जब भी ये जॉब्स आएंगी तो तब उसमें ये एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा। तो इसका मतलब है आपको पंक्चुअल रहना होगा, रेगुलर होना होगा और ख़ुद को प्रोफेशनल साबित करना होगा। इसके अलावा ये जो टीचर्स और स्टूडेंट के दरमियान जो है रिस्पेक्ट और डिग्निटी और फेयरनेस, ठीक है, रखनी होगी। इसके अलावा स्कूल में किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना और कोई भी वायलेशन जो है वो कंडक्ट नहीं करना, अदरवाइज आपके अगेंस्ट जो है वो एक्शन किया जा सकता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी वायलेशंस हैं जिनसे आपको बचना है। तो मिसकंडक्ट नहीं करना। ठीक है। अपनी मर्जी से कोई भी बंदा जो है वो 7 दिन से ज़्यादा एक मंथ से में एब्सेंट नहीं हो सकता, अदरवाइज क्या होगा कि उसको जॉब से निकाल दिया जाएगा। उसके बाद जो है स्कूल प्रॉपर्टी और रिकॉर्ड को डैमेज नहीं करेंगे आप, अदरवाइज आपके अगेंस्ट जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। इसी तरह जो है बोगस डिग्रीज और डॉक्यूमेंट्स अगर आपके साबित होते हैं तो तब भी आपकी जॉब चली जाएगी। और यहाँ पे कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हैं जो कि स्कूल टीचर इंटर्नीज के लिए एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होंगे। ठीक है। जो कि ख़ास तौर पे इंटरव्यू में आपसे इन चीज़ों के बारे में पूछा जा सकता है। उसमें क्या है जी? गुड पेडागोजिकल स्किल्स, आप में कितनी अच्छी स्किल्स हैं। ठीक है। आप एजुकेशन के बारे में क्या जानते हैं, ठीक है, कितना जानते हैं। इसके अलावा आपकी टीचिंग लेसन प्लानिंग कैसी होती है। ठीक है। इसके बारे में लेसन प्लान्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है।
इसके अलावा डिलीवरी ऑफ लेसन, आप कैसे अपना लेसन जो है डिलीवर करेंगे, हो सकता है कि आपसे डेमो भी लिया जाए, ठीक है। इसके अलावा जो है होमवर्क जो है स्टूडेंट्स का, उसको आप कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एग्जामिनेशन और असेसमेंट्स कैसे की जाएगी स्टूडेंट की, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और स्टूडेंट में जो स्कूल में स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट को कैसे मेंटेन किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है असिस्टेंस टू द हेड टीचर, यानी हेड टीचर के साथ आप उसकी असिस्टेंट भी कर सकते हैं प्लानिंग में, एकेडमिक में, स्पोर्ट्स में और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में। इसके अलावा पेरेंट टीचर मीटिंग जो होती है, ठीक है, अगर आपको प्रिंसिपल नॉमिनेट करते हैं तो आप स्टूडेंट की प्रोग्रेस को कैसे जो है वो अप्राइज करेंगे, कैसे प्रेजेंट करेंगे। और इसके अलावा आप स्टूडेंट के अंदर करेक्टर बिल्डिंग जो है वो कैसे कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ें जो हैं ये आपको इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। आपको पूछा जा सकता है लेसन प्लान के बारे में, करिकुलम के बारे में, स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन के बारे में, स्टूडेंट प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आपकी सिलेक्शन होती है एज स्कूल टीचर इंटर्नीस, तो आप जो है अटेंडेंस के लिए आपको एक सेपरेट रजिस्टर पे अटेंडेंस लगानी होगी, ठीक है। और ये सारी जो आपकी अटेंडेंस रजिस्टर है इसको मॉनिटर किया जाएगा एईओस और डिप्टी डीओस के थ्रू, ठीक है। और आपका जो है जो कह लें कि ऑन बॉस जो होगा वो आपका प्रिंसिपल ही होगा। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको जो मंथली स्टीपेंड है, यानी आपकी जो मंथली सैलरी है वो कितनी होगी। तो प्राइमरी लेवल पे आपकी सैलरी जो है वो 38,000 होगी पर मंथ, एलिमेंट्री लेवल पे 40,000 होगी, और अगर हाई या हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल पे हैं तो तब आपको 45,000 जो है वो मंथली सैलरी दी जाएगी, ठीक है। और ये एक्चुअली आपको क्रॉस चेक जो है वो दिया जाएगा जो बाद में आप बैंक के थ्रू सैलरी वसूल करेंगे। उसके बाद टेन्योर की बात करें तो टेन्योर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो सिलेक्शन हो रही है ये 9 मंथ्स ड्यूरेशन के लिए हो रही है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग समर वेकेशन, यानी समर वेकेशन एक्सक्लूड करके आपको 9 मंथ स्कूल्स में काम करना होगा, ठीक है। अगर समर वेकेशन होती है तो वो जो है वो टाइम पीरियड काउंट नहीं होगा। समर वेकेशंस को निकाल के तो टोटल 9 मंथ्स जो हैं वो आपको स्कूल टीचर इंटर्नीस के तौर पे स्कूल में टेम्परेरी बेसिस पे सर्व करने होंगे। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर किसी स्कूल में सेकंड शिफ्ट में क्लासेस होती हैं तो सेकंड शिफ्ट के लिए जो प्रिंसिपल्स हैं वो स्कूल टीचर इंटर्नीस को हायर नहीं कर सकते, अदरवाइज उनके खिलाफ पीड़ा होगा, ठीक है। और स्कूल टीचर इंटर्नीस जो हैं वो स्पेसिफिकली एकेडमिक पर्पसेस के लिए हैं और इसी बेस के लिए उनको प्रिंसिपल जो है वो रिक्रूट करेंगे और उन्हीं स्कूल्स में ही इंटर्नीस को रखा जाएगा जहाँ पे टीचर्स की कमी होगी। और ख़ास बात जो है, अगर मेल स्कूल टीचर इंटर्नीस जो हैं वो बॉयज़ स्कूल में ही होंगे और फीमेल जो है वो गर्ल्स स्कूल में। और अगर ट्रांसजेंडर हैं तो बॉयज़ और गर्ल्स और ट्रांसजेंडर स्कूल्स तीनों स्कूल्स में जो है वो अप्लाई कर सकेंगे। और इसमें लास्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जो लेटर ऑफ एग्रीमेंट है एसटीआईज के लिए वो टर्मिनेट किया जा सकता है किसी भी वक्त विदाउट एनी रीज़न, ठीक है। यानी कि किसी भी वक्त जो है स्कूल टीचर इंटर्नीज को उनके एग्रीमेंट को क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं। अब लास्ट पे यहाँ पे लेटर ऑफ एग्रीमेंट जो है इसके बारे में मैं थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ, ठीक है। लेटर ऑफ एग्रीमेंट जो है वो सिलेक्शन प्रोसीजर के बाद जो है स्कूल टीचर इंटर्नी जो है इसको फिल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके ऊपर नेम आएगा, उसके बाद जो है वो आपके फादर नेम आएगा, उसके बाद आपका एड्रेस आएगा, CNAC नंबर आएगा, आपके डिस्ट्रिक्ट नेम आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है गवर्नमेंट आपके स्कूल का नाम आएगा, स्कूल का जो है EMIS कोड लिखा जाएगा यहाँ पे। उसके बाद नीचे जो है ये टर्म्स ऑफ कंडीशन है जिसमें आपके स्टिपेंड के बारे में आपको जो है बताया गया है और आपकी जो ड्यूरेशन है यानी टर्म ऑफ इंटर्नशिप वो 9 मंथ्स है। इसके लिए इसके अलावा TADA जो है वो आपको एडमिजिबल नहीं है। लीव जो है 1 मंथ में आप 2 कैजुअल लीव ले सकते हैं विद द परमिशन ऑफ अथॉरिटी। और इसके अलावा ट्रांसफ़र ये जो है सिलेक्शन ये नॉन ट्रांसफरेबल है, ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र होकर जा सकते हैं। और इसी तरह अगर आपके डॉक्यूमेंट्स बोगस हैं तो फिर क्या होगा, फिर आपके डॉक्यूमेंट बोगस निकलने की बेस पे आपको सख्त एक्शन का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद ज्वाइनिंग पीरियड जो है, ज्वाइनिंग पीरियड 3 वर्किंग डेज शैल बी द ज्वाइनिंग टाइम, यानी आपकी जब सिलेक्शन हो गई है, मेरिट लिस्ट लग गई है तो 3 दिन के अंदर अंदर आपको ज्वाइन करना होगा। और नो राइट ऑफ रेगुलर प्लेसमेंट,
यानी इस बेस पे आप रेगुलर जो है वो अपॉइंट स्कूल्स में नहीं हो सकते, ये टेम्परेरी बेस पे सिलेक्शन है। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एट द एंड ऑफ टेन्योर आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो कि नेक्स्ट टाइम आने वाली जॉब्स के लिए आपको फ़ायदेमंद होगा। उसके बाद टर्मिनेशन ऑफ इंटर्नशिप, तो यहाँ पे देखें कि पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है आपका जो इंटर्नशिप है इसको टर्मिनेट किया जा सकता है विदाउट एनी रीज़न। और एट द एंड जो है यहाँ पे क्या होगा, प्रिंसिपल और हेड ऑफ टीचर उसकी स्टैंप लगेगी, तो ये एक्चुअली आपका होगा लेटर ऑफ एग्रीमेंट। तो उम्मीद है इस वीडियो में मैंने कंप्लीट डिटेल शेयर की है आप लोगों से, हर हवाले से हर पॉइंट को डिस्कस किया है। और ये वीडियो उम्मीद है कि आपको अब मुकम्मल समझ आ गई होगी। और जैसे ही गवर्नमेंट जो है वो अनाउंस करेगी, स्कूल जो हैं वो अपने प्रिंसिपल जो है वो अपने स्कूल में वैकेंसीज़ को अनाउंस करेंगे।